हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। पिछले सेशन में हम लोग समता के अधिकार की चर्चा को कंप्लीट किए थे। आज फंडामेंटल राइट के अगले प्रावधान यानी स्वतंत्रता के अधिकार पे चर्चा को करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग को अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक की चर्चा करना है, जिसमें आज हम लोग अनुच्छेद 19 और 20 की चर्चा करेंगे। 21 और 22 की चर्चा अगले सेशन में करेंगे, ताकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज को अगर पढ़ाना है या किसी भी चीज की अगर जानकारी किसी को देनी है तो अच्छे से विस्तृत जानकारी दिया जाए, ना कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। मैं यह तय किया कि छोटे छोटे क्लास में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अनुच्छेद 19 आपको 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6 अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। देखिए, एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको व्यक्त करने का, यानी आपकी जो बात है, आपके मन में जो अंदर बात है, जैसे आप सरकार के किसी नीति से अगर असंतुष्ट हैं तो आप उसके विरोध में, यानी नीति के जो विरोध है उसका आलोचना आप कर सकते हैं, सकारात्मक आलोचना। यानी इसका आलोचना करने का मतलब ही नहीं हुआ कि आप उल्टा सीधा बोल दें, उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको एक गरिमा में रहकर जाहिर करने का पूर्णतः अधिकार है, जो भारतीय संविधान आपको दिया है। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जाहिर करने के लिए कई माध्यम होते हैं। जैसे एक आम इंसान अपने अभिव्यक्ति को बोल के जाहिर कर सकता है, एक गूंगा अपने अभिव्यक्ति को लिख के जाहिर कर सकता है, एक कलाकार अपने अभिव्यक्ति को अपने कला के माध्यम से जाहिर करता है, एक कवि अपने अभिव्यक्ति को अपने कविता के माध्यम से जाहिर करता है। यानी अभिव्यक्ति जाहिर करने के जितने भी तरीके हैं वह सभी तरीके इसमें उल्लेखित हैं, लेकिन आपके तरीके से, यानी आपके अभिव्यक्ति को जाहिर करने से देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार हनन नहीं होना चाहिए, तो आप अपने अभिव्यक्ति को पूर्णतः जाहिर कर सकते हैं। दूसरा बात है कि शांतिपूर्ण और न्यायोचित सम्मेलन का अधिकार। आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सम्मेलन कीजिए, कोई भी कहीं भी जाके बैठक कीजिए, आपको पूर्णतः अधिकार है। जैसे 5-10 लोग आप बैठ के अगर आप किसी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हथियार लेके बैठिएगा और बोलिएगा हमको तो सम्मेलन करने का अधिकार है, हम चर्चा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ऐसा कीजिएगा तो पुलिस आपको उठा के तुरंत अंदर डाल देगी। यानी आप सम्मेलन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी भी उछल कूद किए और देश की शांति को नुकसान पहुंचाने का काम किया तो आपको पुलिस उठा के अंदर डाल देगी। यानी शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कीजिए, आपको पूर्णतः स्वागत है, धूमधाम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला बात है कि इसमें संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है आपको। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप चर्चा कर लिए किसी मुद्दे पे, तो आप लोग मतलब जब सम्मेलन किया, उसमें जब चर्चा हुई किसी व्यक्ति की या किसी चीज पे, तो आप लोग ने तय किया कि हम लोग एक पार्टी बना लेते हैं और उस पार्टी के आधार पे हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे और हम लोग इसके विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ेंगे, कोई आंदोलन करेंगे। तो आप संगठन या संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अब आप आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं। अगर आपको संगठन बनाने का अधिकार है तो ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा बनेगा तो पुलिस आपको उठा के डाल देगी अंदर और आपको कठोर कार्रवाई हो जाएगा। यानी आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, आपका धूमधाम से स्वागत है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग निर्बंधन के अधीन है। अब जैसे सहकारी समिति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग का मदर डेयरी है। मदर डेयरी सहकारी समिति के द्वारा चलाई जाती है। आज आपको पता होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कंपनी है भारत की। यानी सहकारी समिति बनाने का आपको पूर्णतः अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से देश की गरिमा, एकता, अखंडता पे अगर उससे कोई बाधा ना पहुंचती हो तो आप धूमधाम से सहकारी समिति बनाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगली देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार। यानी जहां तक भारत की बाउंड्री है आप कहीं घूम सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये भी निर्बंधन के अधीन है। भारत के आप किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, आपको यह अधिकार है, लेकिन ये भी निर्बंधन के अधीन है। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में जाइए तो अंडमान निकोबार पे एक सेंटिनल आइलैंड है, वहां उसको आपको क्या किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। वहां पे आप घूमने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहां एक जनजाति के लिए वो क्षेत्र आरक्षित है। तो आप घूमिए, अच्छे से घूमिए, लेकिन आप पर जो आरक्षित जगह है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमिए। अब जैसे आपको घूमने का अधिकार है, आप जाके बोलिएगा कि हम प्रेसिडेंट हाउस में जाएंगे, तो आपको पुलिस रोक देगी। क्यों रोक देगी? क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। आप आर्मी कैंप लगा है, वहां पे बोलिएगा कि हम जाके लड़ने, चाहे किसी बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, वहां पे आप कहिएगा नहीं है, हमको आवास संचरण का अधिकार है, हम वहां जाएंगे, तो नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं वहां के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कैसे मीडिया ने दुरुपयोग किया था, ये चीज हम आपको दिखाते हैं।
जब हम लोग का 26/11 हुआ था तो उस समय मीडिया क्या की थी, ये देखिए आ चुका है हमारा एनआईए का टीम, ये टीम अब ये अंदर घुस रही है, अब एक कार्रवाई करेगी। और वहां आतंकवादी जो लोग थे वो बैठ के देख रहे थे कि अरे ये तो टीम आ गया, वहां से उसको सैटेलाइट फोन के द्वारा गाइड कर रहे थे कि नहीं देखो पुलिस आ गई है, ऐसे ऐसे करो। तो बाद में क्या किया गया, नियम बना दिया गया कि नहीं नहीं, आप सेना से संबंधित है, युद्ध से संबंधित कोई भी आपको जरा जानकारी नहीं दी जाएगी, उसे गोपनीय रखा जाएगा। तो यानी आप इस सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पे निर्बंधन के अधीन है। यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, इस पर स्थगित, इस अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। चलिए पांचवी चीज देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, घूमिए, अच्छा लगा तो वहां पे बस सकते हैं। जैसे आप बिहार से निकले, आ गए दिल्ली, पढ़ाई करने के लिए आए, यहाँ पे आप रूम लेकर रह गए, आपको अच्छा लगा दिल्ली का माहौल, आप बोले कि हमको दिल्ली में ही बस जाना चाहिए, तो आप दिल्ली में बस सकते हैं। जमीन खरीदिए, घर नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक अफवाह था जम्मू कश्मीर की, जहां पे हम लोग जाके नहीं बच सकते थे, लेकिन अब वह भी अब बात खत्म हो चुका है। अब आप जाकर जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से रह सकते हैं। यानी अब तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जाइए, बसिए, आपको पूर्णतः अधिकार है, लेकिन वहां पे आप आरक्षित जगहों पे जाके नहीं बच सकते हैं, जो सरकार ने आरक्षित करके रखा है किसी और लोगों के लिए, तो वहां पे आप नहीं जाइएगा। बाकी सभी जगह जाइए, घूमिए फिरिए और बस जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है छठा नंबर, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वैसा व्यापार नहीं कर सकते हैं जिसमें किसी एक्सपर्टीज की जरूरत हो। जैसे मेडिकल से संबंधित व्यापार वही व्यक्ति कर सकता है जो मेडिकल में एक्सपर्ट हो, जिसको दवा का ज्ञान हो, जिसको बीमारी पकड़ने का ज्ञान हो, जो मेडिकल का कोर्स किया हो। आप वैसे व्यापार नहीं कर सकते हैं जिसमें आप, जैसे आप मेडिकल के एक्सपर्ट नहीं, आप बोलिएगा हमको कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, तो वहां पे आपको आरक्षित कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा और आपको दंडित भी किया जा सकता है। यानी आप व्यापार तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे व्यापार को नहीं कर सकते हैं जिस व्यापार में एक्सपर्टीज की जरूरत हो। अब जैसे आप बोल दीजिए कि हम मानव व्यापार करेंगे, तो देश की एकता अखंडता के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। या आप कहिएगा कि नहीं हमको कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, तो हम वेश्यावृत्ति करेंगे भारत के राज्य में, तो पुलिस उठा के डाल देगी अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिया गया है वह अधिकार निर्बंधन के अधीन है। यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसको स्थगित किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? आप इन अधिकारों का धूमधाम से प्रयोग कीजिए, लेकिन समाज के शांति स्थापित हो, समाज में कोई भी नैतिकता की स्थापना में बाधा न बने, आप इन अधिकारों का प्रयोग कीजिए। लेकिन जैसे ही समाज की नैतिकता में, समाज की शांति को भंग करने का प्रयास कीजिएगा या देश की एकता अखंडता पे कोई भी नुकसान होने का प्रयास करेगा, आपको पुलिस उठा के डाल देगी अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने अधिकारों का धूमधाम का प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी और के अधिकारों को, सामाजिक शांति को, देश की एकता अखंडता को बना के रख के आप इस सभी चीजों का धूमधाम से प्रयोग कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इसमें निर्बंधन के अधीन कौन कौन से आधार, कौन कौन से। सबसे पहली बात है कि जो यह अधिकार है केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी यह अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जो भारत के नागरिक है उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त है। अब कोई बाहर से आके विदेशी व्यक्ति भारत में बसने का अगर चाहे तो नहीं बस सकता है, उससे पहले भारत की नागरिकता लेनी होगी। वो रूम लेके तो रह सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं बस सकता है भारत के राज्य क्षेत्र में, ये चीज समझिएगा। यह मात्र नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी तो मैं बता ही चुका हूं कि यह अधिकार जो है वो अत्यांतिक नहीं है, निर्बंधन के अधीन, यानी इस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए राज्य को जो इन पे अधिकार दिया गया है प्रतिबंध लगाने का, कौन कौन सा अधिकार है आइए देखते हैं। सबसे पहले है भारत की एकता और अखंडता। आपके अनुच्छेद 19 में उल्लेखित अगर अधिकारों से, भारत की एकता और अधिकारों के प्रयोग करने से अगर भारत की एकता और अखंडता पे कोई नुकसान पहुंचता है, तो आपको पुलिस उठा के तुरंत अंदर डाल देगी और आपके इस अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा, यानी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन उससे अगर देश की एकता और अखंडता पे कोई आंच आए तो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आप अभी कोई माहौल चल रहा है, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है, आपको तो क्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे कोई दंगा भड़क जाए, तो आपको पुलिस उठा के दंडित करेगी और आपको कस के कुटाई भी होगा।
यानी आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन भारत की एकता और अखंडता पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है राज्य की सुरक्षा। अब मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि आप प्रेसिडेंट हाउस में जाए और बोले कि नहीं हमको कहीं घूमने का अधिकार है, हम वहां जाएंगे, या कहीं युद्ध की स्थिति है वहां पे बोलिए कि नहीं हमको तो घूमने का अधिकार है, हम वहां जाएंगे, पुलिस उठा के डाल देगी आपको अंदर कि आप नहीं जा सकते हैं। आप निबंधन का अधिकार आधार नहीं पढ़े हैं। निबंधन का आधार है यानी राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, भारत में देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। अगर आपके अधिकार के प्रयोग करने से इन चीजों पे अगर कोई नुकसान पहुंचता है, कोई भी क्षति पहुंचती है, तो आपको उठा के अंदर भी किया जाएगा, आपको अधिकार से वंचित भी किया जाएगा और आपको दंडित भी किया जाएगा। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध। अब जैसे समझिए कि हम लोग का रसिया बहुत अच्छा मित्र है, रशियन प्रेसिडेंट भारत के दौरे पे हैं, आप वहां पे बैठ के कहिए कि नहीं पुतिन मुर्दाबाद, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन मुर्दाबाद, अगर आप ऐसे चीज का प्रयोग कर सकते हैं, आप आंदोलन करने लगे और इस सभी चीजों का प्रयोग करने लगे जिससे हमारा मित्रवत संबंध विदेशी राज्य से जो है वो खराब हो सकता है, तो आपको इसके आधार पर भी आपके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। चौथी बात है सार्वजनिक आदेश। इसका हम लोग एग्जाम्पल जस्ट पहले ही देखे हैं। लॉकडाउन के समय में क्यों सार्वजनिक आदेश था? सार्वजनिक हित में लॉकडाउन देश में लगाया गया था। लॉकडाउन लगाने के प्रति क्या था कि मेडिकल से संबंधित यानी बीमारी को रोकने के लिए सार्वजनिक हित के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। तो इसमें क्या था, आपके घूमने के अधिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। उस समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि वाह क्यों हमारा आवाज संचरण का अधिकार है भारत के राज्य क्षेत्र में, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, आपको वह नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक आदेश के स्थापना के लिए, सार्वजनिक हित के लिए भी आपको अपने अधिकारों से, इस अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। पांचवी बात है कि नैतिकता की स्थापना। जैसे मैं बोला था कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आप जाके बोलिए कि गाली देने लगिए रोड पे खड़ा होकर, तो आपको पुलिस उठा के डाल देगी अंदर, क्योंकि आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं। आप किसी को छेड़खानी करने लगिए, ये सभी चीज कर रहे हैं, तो अनैतिक कार्य के आधार पर भी आपको अपने अधिकार से वंचित किया जा सकता है। छठी बात है न्यायालय की अवमानना। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दिया, आप बोलेंगे कि नहीं हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, पुलिस उठा के आपको डाल देगी अंदर और बोलेगी कि न्यायालय की अवमानना कर रहे हो। यानी आप न्यायालय की अवमानना तो कर ही नहीं सकते हैं भारत में, आप पे कार्रवाई हो जाएगी। यानी न्यायालय की अवमानना भी आप नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। इस पे भी आपको अनुच्छेद 19 पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी अपराध में संलिप्तता आदि। अगर आप किसी अपराधी हैं, किसी अपराध में संलिप्त हैं, तो उसके भी आधार पे आपको घूमने फिरने पे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे होता क्या है, किसी अपराधी को उठा के अगर 20 साल का कारावास दे दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उनके इन सभी अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 19 पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है। वाकई में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं देश के राज्य के खिलाफ। हाँ, उसमें कुछ चीज कायम रहता है, जैसे जेल प्रशासन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को आप जाहिर कर सकते हैं, उसका आपको अधिकार होता है। लेकिन बाकी सभी अधिकार तो वंचित हो गए। कोई ना व्यापार कर सकते हैं, ना कहीं आप घूम सकते हैं, ना कहीं जाकर बस सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आप किसी अपराध में संलिप्त हैं, कोई अपराध किए हैं, तो आपको इस अधिकार को, अनुच्छेद 19 के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यही था प्रतिबंधन का अधिकार, और प्रतिबंधन का आधार यानी निबंधन का आधार। और इसी के साथ अनुच्छेद 19 समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी यह जो अधिकार है वो केवल अपराधियों को प्राप्त है। यह अधिकार हम इंसान के लिए नहीं है, हम लोग का ये कोई प्रयोग का चीज नहीं है। यह जो अधिकार है वो केवल अपराधियों के लिए, जो अपराध किया है उसी के लिए है। अब इसमें देखिए क्या है, अनुच्छेद 20(1) कहता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। यानी आप समझिए इस चीज को, होता क्या है, जैसे आप कोई अपराध कर रहे हैं तो आपको दोषी उसी चीज के लिए ठहराया जाएगा जो वह अपराध करते वक्त कानून लागू हो गए। सपोज डेट, मान लीजिए आपको जैसे पेन चलाना, मैं बताता हूं, ये पेन चलाना अपराध आज नहीं है, लेकिन कल इस पेन का प्रयोग करना देश में अपराध हो जाए, अपराध घोषित कर दिया जाए। चलिए छोड़िए, थोड़ा सा उठपटांग लग रहा है। आपको दूसरा उदाहरण, जैसे आप कोई चोरी किए हुए हैं, कोई चोर व्यक्ति है, वो तो अपराधी है ना, चोरी का तो उसमें दोष है। तो आज भारत में चोरी के लिए जैसा चोरी होता है उसके अनुसार से इंडियन पिनल कोड में सजा है।
कल संसद क्या करे, कानून बना दे और कहे कि अब चोरी जो करेगा उसको फांसी का सजा दिया जाएगा, ठीक है, और उसे चाहे कि कल बनाया, मतलब आज डेट है 11 तारीख, उसे बनाया 12 तारीख को और कहे कि हम 11 तारीख के दिन से उस कानून को लागू करेंगे, तो ऐसा लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि आपराधिक कानून बैक डेट यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। आपको दंडित किसी अपराध के लिए उसी कानून के तहत किया जाएगा जो वह अपराध करते वक्त कानून लागू थी। यही कहता है अनुच्छेद 20। जैसे आप देख रहे होंगे कि यह किसी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लागू किया जा सकता है। ये चीज तो दोनों पॉइंट समझ लें। अब दूसरा बात क्या है कि यह जो अधिकार है भूत कार्योत्तर विधि संरक्षण, यह केवल दांडिक विधियों के लिए है, केवल यह आपराधिक कानून के लिए, यह सिविल मामलों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सिविल मामले के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने, या अगर कोई मालिक जो घर का है वह अपना वसीयतनामा अगर किसी के नाम नहीं लिखा है, तो उसे जब से आजादी मिली है ना, तब से उसमें महिलाओं का समान उत्तराधिकार होगा। यानी जो हमारी प्यारी महिलाएं हैं उन लोगों को समान अधिकार दे दिया गया उत्तराधिकार में। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है, उसके पुत्र होते हैं, उनकी पुत्रियां होती हैं। तो पहले होता था क्या, केवल पुत्रों को उत्तराधिकार था, लेकिन अब नहीं है। अब पुत्र और पुत्रिया दोनों को समान अधिकार होगा। अगर पिता वसीयतनामा लिख के नहीं गए हैं तो दोनों को बराबर अधिकार दे दिया गया। तो उसे कब से लागू कर दिया गया, 1947 से। लेकिन यह क्या है, किसी आपराधिक कानून को आप 1947 से लागू नहीं कर सकते। आपराधिक कानून जिस दिन बनेगा उसी दिन से लागू होगा, यही कहता है अनुच्छेद 20। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से आपको संरक्षण देता है। यानी आपको एक अपराध करने के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे सपोज डेट मानिए कि आप कोई अपराध किए, आपको कोर्ट आज 5 दिन का सजा सुना दिया, मात्र 5 दिन का, 5 दिन आपको जेल में रहना होगा, और उसी अपराध के लिए फिर कोर्ट आपको 20 वर्ष का सजा नहीं सुना सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोहरे दंड से हमारा भारतीय संविधान संरक्षण करता है, इन दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या विभागीय कार्रवाई भी दोहरे दंड के परिधि में आती है? नहीं आती है। जैसे सपोज डेट, हमें आपको एक चीज बताता हूं, आप एक पुलिस अफसर हैं कहीं के, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और आप जब किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिए तो आपको विभाग को पता चला, और विभाग क्या किया कि आपको निलंबित कर दिया। बोला कि नहीं, आप अब मेरे विभाग, पुलिस विभाग के लिए आप जरूरी नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग में मैं अपराधी को नहीं रख सकता, और वहां से आपको पुलिस विभाग से निकाल दिया गया। और फिर कोर्ट में आप दोषी सिद्ध हुए और कोर्ट ने आपको 20 साल का सजा सुना दिया। तो यहाँ पे जो विभागीय कार्रवाई आएगी यह दोहरे दंड के लिए संरक्षित नहीं है। यानी आप कोर्ट में खड़ा होकर नहीं कर सकते, सर विभाग तो हमको निकाल नहीं दिया इस कानून के लिए, इस कृत्य के लिए, तो आप हमको दोहरा दंड क्यों दे रहे हैं? वो दोहरे दंड की विभागीय कार्रवाई दोहरे दंड के परिधि में नहीं आता है, ये चीज समझिएगा। अब आइए अनुच्छेद 20(3) को देखते हैं। अनुच्छेद 20(3) जो है वो आत्मविसंसन से संरक्षण करता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति दोहरा दंड, आत्मविसंसन का मतलब होता है कि अगर आप अपराध का आरोप अगर आप पर लगाया गया है और उसे अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ आत्मविसंसन का कि अगर आप पर कोई भी अपराध करने का आरोप लगाया गया है, आप किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं, आपको आरोप दोषी नहीं पाए गए हैं, आपको अपराध करने का आरोप आप पर लगाया गया है, और जब आप पर अपराध करने का आरोप लगा दिया गया है तो पुलिस या कोर्ट आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाधित नहीं कर सकती। आपको उसी चीज के लिए बाधित किया जाएगा, बाधित करने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पुलिस के सामने जो अपराधी होता है वो क्या करता है, सारे कबूल कर लेता है। पुलिस बोलता है तुमने अपराध किया, हाँ सर किया, इसको मारा, हाँ सर मारा, लेकिन कोर्ट में जाके कहता है कि सर तो हमने तो मारा ही नहीं, हम तो पुलिस के डर से इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। यानी आप अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकते हैं, कोई साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। इसका किया गया है प्रावधान अनुच्छेद 20(3) में। आप अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकते हैं, कोई साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। यानी
जो अपराध के लिए जो दोष सिद्ध करना है, यह व्यक्ति दोषी है, इस चीज को पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या अभियुक्त पक्ष, मतलब जो पक्ष विरोध में है कि नहीं यही व्यक्ति दोष किया, उसको सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में कि नहीं सर यही दोष किया है। जैसे आप लोग न्यायालय को मानते हैं कि न्यायालय किसी व्यक्ति पर जब कार्रवाई शुरू करती है तो उसे दोषी मान के नहीं शुरू करती। अगर किसी अपराधी पे अगर कोई कार्रवाई शुरू की जाती है तो उसे नॉर्मल मान के, नॉर्मल आदमी मान के शुरू किया जाता है कि नहीं ये दोषी नहीं है, यह मान के कोर्ट चलती है। और जो पक्ष होता है जो उसे दोषी ठहराता है तो वो कहता है कि नहीं सर आपका मानना गलत है, यह दोषी है और इसके विरुद्ध ए साक्ष्य, और आप एविडेंस देते हैं तो उसको सजा दी जाती है। यानी कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं देगा, यही इसका मतलब है, यही इसका अर्थ है। अब देखिए अनुच्छेद 20(3) में तो कहा गया स्पष्ट रूप से खुद कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन पहले पुलिस करती थी क्या, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग करवा देती। अब नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग क्या होता है? नार्को एनालिसिस में यह होता है कि आपको मेडिसिन दिया जाता है और मेडिसिन देकर आपको लेके जाया जाता है अवचेतन अवस्था में, यानी आपको उस अवस्था में लेके जाया जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, कुछ बनाकर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, आप वहीं देंगे जो आप किए हैं। तो वहां पे क्या किया जाता था कि आपको मेडिकेशन देकर उस अवस्था में लेके जाया जाएगा, तब आपसे पूछा जाता था, आपको स्लेप मारा जाएगा, आप थोड़ा सा नींद में से झुक रहे हैं, आपको स्लेप मारा जाएगा, बताओ ये तुम किए हो, कैसे कैसे किया, ये इंसान सब वक्त दे देता। लेकिन नार्को एनालिसिस में एक यह खतरा होता है कि अगर व्यक्ति कोई सोचने समझने के लिए नहीं है, क्या अवस्था में नहीं है, तो आपसे क्या बोलना है ये चीज भी तो नहीं सोच पा रहा है। तो इस समय होता था क्या कि जैसे कोई पति पत्नी है और कोई व्यक्ति पति पत्नी के बीच के संबंध को ही जाहिर कर दे, बोले कि हम अपने पत्नी से यहाँ पे मिले थे, यह कार्य किए थे, तो वह तो उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया। तो इसलिए ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, देखिए नार्को एनालिसिस तो ये समझ लिया आप लोग, ब्रेन मैपिंग क्या होता है? ब्रेन मैपिंग में आपको विभिन्न मशीनों के माध्यम से आप पर वो मशीन लगाया जाएगा, आपके शरीर के जो प्रतिक्रिया है उसको रीड किया जाएगा। उसमें जैसे ये चीज तय किया जाएगा कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, ये चीज आपसे आम जानकारी मांगी जाएगी जो सही जानकारी है, आप सही जानकारी देंगे तो उस चीज को रीड करके रखा जाएगा, जिसका ब्लड प्रेशर या इसका मानसिक जो चीज है या या दिमाग का मानसिक संतुलन का जो भी मतलब एक्टिविटी है वह किस प्रकार का है जब यह सही बोलता है, और जब यह व्यक्ति गलत बोलता है तो इसका एक्टिविटी क्या हो जाता है, ये चीज उससे रीड करके आपको ठहराया जाता था। लेकिन सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आप किसी व्यक्ति को तो ये तो खुद के विरुद्ध आप गवाही दे रहे हैं, नार्को एनालिसिस करवाइए, ब्रेन मैपिंग करवाइए, आप तो उसी व्यक्ति से ना उसके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए कह रहे हैं। तो अनुच्छेद 20(3) के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो यह कार्य है यह खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए है, यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभियुक्त के मंजूरी से और मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा। यानी अब नार्को एनालिसिस करना हो या ब्रेन मैपिंग करना हो तो यह अभियुक्त के मंजूरी, यानी अगर सपोज मान लीजिए मैं अभियुक्त हूं किसी अपराध के लिए और मैं नहीं किया हूं, जो अपराधी होगा तो इसका मंजूरी देगा ही नहीं, और मैं नहीं किया हूं और मुझ पे कोई आरोप लगाया तो मैं कहूंगा कि ठीक है सर मेरा नार्को एनालिसिस करवा लीजिए। तो यह है ना कि जब तक अभियुक्त जो है वह मंजूरी नहीं देगा अपना कि सर मेरा नार्को एनालिसिस करवाया जाए, तब तक उसका नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग नहीं करवाया जाएगा। और हाँ, जब अभियुक्त मंजूरी भी देगा तो मजिस्ट्रेट के सामने होगा, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वह वहां पे खड़ा होगा और उसके सामने नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग करवाया जाएगा। यही था आज की चर्चा। और देखिए सेशन काफी लंबा हो जाता, अगर आज हम लोग पूरे स्वतंत्रता के अधिकार को यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक का चर्चा करते थे, 4 अनुच्छेद का चर्चा करने में हम लोगों को काफी समय, लगभग 1 घंटा से ऊपर चली जाती। और मेरा यह व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि किसी चीज को आधी अधूरी जानकारी न दे, जैसे हम पढ़ पढ़ के थोड़ी थोड़ी बात करके हम आगे निकल सकते थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि अच्छा से जानकारी दें, कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े। तो आज हम लोग केवल अनुच्छेद 19 और 20 का चर्चा किए। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वह काफी बड़ा अनुच्छेद हो गया है। वो तो पहले छोटा अनुच्छेद था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफी बड़ा बना दिया है। उसमें यह है कि आपको विभिन्न न्यायालय के निर्णयों को मानना होगा, विभिन्न केस को स्टडी करना होगा कि किस केस में कौन सा निर्णय दिया गया और कैसे इसका अनुच्छेद 21 का परिधि बढ़ता गया। तो उस चीज को समझने के लिए, केवल अनुच्छेद 20 को समझने के लिए हम लोगों को लगभग आधे घंटे का समय चाहिए। तो इसलिए, और ये अनुच्छेद 21 को समझने के लिए, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको अगले लेक्चर के माध्यम से अनुच्छेद 21 को समझेंगे।
तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जो वीडियो है वह काफ़ी जानकारीपूर्ण है और यह हम हर किसी एक तक पहुंचना चाहिए। और आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ और अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।